नमस्कार। मैं हूं रघुवंशी विवेक सिंह। आज मैं आपके समक्ष एक आकलन लेके आया हूं। ज्योतिषी आकलन, एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस, पहलगाम में हुई 22 अप्रैल 2025 की घटना के विषय में। ये एक अपनी तरह की अलग ही घटना है। हालांकि ये मैं स्वयं पिछले 41 वर्षों से देखते आया हूं इस तरह की घटनाओं को। लेकिन जब भी इस तरह की घटना होती है तो वो मन को तो झकझोरती ही है। मानवीय पक्ष दुखी होता ही है, लेकिन एक ज्योतिषीय पक्ष भी है इस घटना का, जिसे आज के इस सत्र में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो जो पहलगाम की 22 अप्रैल 2025 की घटना है, जिसमें धर्म विशेष के लोगों को उनका धर्म पूछ के या उनके धर्म के कारण मार दिया गया था, वो जो घटना है उसका ज्योतिषीय पक्ष देखना चाह रहे हैं कि भारत के कुंडली में ये घटना क्या होने वाली थी और अब उसके क्या परिणाम होने वाले हैं। तो उसके लिए मैं भृगु चक्र पद्धति का उपयोग करूंगा और उसके साथ साथ उसके अंदर मेदिनीय ज्योतिष, जिसको हम मंडेन एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, उसको भी जोड़ूंगा। और इससे क्योंकि मंडेन ज्योतिष इसलिए क्योंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय विषय है और वहां पर जो होने वाली घटनाएं हैं मेदिनीय ज्योतिष से बहुत स्पष्ट हो जाती हैं और आगे क्या होने वाला है ये भी बहुत स्पष्ट उसमें दिखाई देगा। तो मैं आरंभ करता हूं। ये पहलगाम में जो घटना हुई है उसका आकलन है भृगु चक्र पद्धति के अनुसार। भृगु चक्र पद्धति अ, जो है वो अ, एक वो विधा है जिसमें प्रत्येक जीवन के प्रत्येक वर्ष को एक भाव के साथ जोड़ा हुआ है। जैसे जन्म से लेकर पहले वर्ष पूर्ण होने तक कुंडली का पहला भाव, जिसे लग्न या एसेंडेंट कहते हैं, वो असेंडेंट जो है वो प्रधान होता है। उसके बाद जो दूसरा वर्ष होता है उसके लिए दूसरा भाव, तीसरे वर्ष के लिए तीसरा भाव, चौथे वर्ष के लिए चौथा भाव प्रधान होता है और इस प्रकार 12वें वर्ष तक 12वां भाव प्रधान होता है। 13वें वर्ष में, क्योंकि केवल 12 भाव होते हैं कुंडली में, तो 13वें वर्ष में पहला भाव पुनः प्रधान हो जाता है, 14वें वर्ष में दूसरा भाव, 15वें वर्ष में तीसरा भाव। तो इस तरह ये जो चक्र है ये चलता है और प्रत्येक 12 वर्ष के बाद पहला भाव प्रधान हो जाता है। तो इस प्रकार ये चक्र पद्धति चलती है और इसमें उस भाव के अतिरिक्त उस समय का गोचर भी देखा जाता है। तो अब हम देखेंगे कि जो भारत है वह 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। 15 अगस्त 1947 को रात को 12 बजे, तो जो हमारा लग्न था वह वृषभ है। वृषभ लग्न भारत का है और उस समय की जो कुंडली है उसमें लग्न में राहु बैठा है और दूसरे भाव में मंगल, तीसरे भाव में चंद्रमा, बुध, शनि, शुक्र और सूर्य, पांच ग्रह बैठे हैं तीसरे भाव में। छठे भाव में गुरु अर्थात जुपिटर और सातवें भाव में केतु। इस प्रकार ये कुंडली की संरचना है। अब क्योंकि 78वां वर्ष चल रहा है तो उसको समझने का प्रयास करेंगे। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, 2025 वर्ष चल रहा है और क्योंकि अभी 15 अगस्त 2025 नहीं आया है तो यह 78वां वर्ष चालू है। 78 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं, इसलिए हम 78वां वर्ष इसको मान के आकलन करेंगे। अब 78वें वर्ष में हम कौन से भाव को देखेंगे, ये हम निकालेंगे कैसे। मैंने बताया कि 12 वर्ष का एक चक्र होता है, 13वें वर्ष में फिर पहला भाव आ जाता है। तो जो 78 है उसको अगर हम 12 से भाग दें
If we divide 78 by 12, then the remainder is 6. 6 बचता है। तो पहला भाव 73वां वर्ष, क्योंकि 72 यहां पे पूरे हो गए। 73वां पहला भाव, 74 दूसरा, 75 तीसरा, 76 चौथा, 77 पांचवा और 78 छठा भाव। तो इस साल ये छठा भाव एक्टिवेट हुआ। ये प्राइम हाउस हो गया, या जो कुछ होगा वो इस भाव के इर्द गिर्द होगा, इस भाव के आसपास ही होगा। ये स्पष्ट हो गया। तो अब छठे भाव पे थोड़ा थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं, उसको गौर से देखते हैं। तो छठे भाव में हम देखेंगे कि गुरु ग्रह बैठा हुआ है जन्म कुंडली में, नेटल चार्ट के अंदर। और गुरु किन किन भावों का स्वामी है? 8वें और 11वें भाव का स्वामी, धनु राशि और मीन राशि का स्वामी होकर छठे भाव में बैठा है। छठा जो भाव है उसमें राशि कौन सी है? उसमें राशि है तुला, लिब्रा। तो छठा भाव हम जानते हैं ऋण, रोग और शत्रु का होता है। तो इस नाते ये भाव परेशानी देने वाला है। लेकिन यही भाव आय देने वाला भी होता है, इनकम का भी होता है। यही भाव सर्विस देने का और सर्विस लेने का भी होता है। तो हर भाव के कई डायमेंशंस होते हैं, कई आयाम होते हैं। तो छठे भाव के भी कई आयाम हैं, किंतु महत्वपूर्ण होता है ऋण, रोग, शत्रु। तो क्योंकि ये छठा भाव है, तो जो शत्रु पक्ष है वह हमें देखना है, और शत्रु पक्ष यहां से हम देख सकते हैं। अब जो कुंडली है उसमें ये भाव किस भाव का स्वामी बन रहा है? 8वें भाव का। 8वां भाव पीड़ा देने वाला भाव है। 3 भाव खराब माने जाते हैं, छठा, 8वां और 12वां। इन तीनों में जो 8वां भाव है वो सर्वाधिक खराब माना जाता है, क्योंकि यह पीड़ा देता है। यह जो कुछ भी देगा पीड़ा के साथ देगा। जीवन में जो घोर कष्ट होंगे वो 8वां भाव ही देता है। तो ये उसका स्वामी हो गया। फिर 11वें भाव का, 11वां भाव लाभ का होता है, मित्रों का होता है, बड़े भाई बहनों का होता है, ग्रुप एक्टिविटीज का होता है, सामूहिक जो गतिविधियां होती है उनका होता है। लेकिन ये भावार्थ भावम के अनुसार छठे भाव से छठा भाव भी है। छठा भाव तो हम देख ही रहे हैं। ये ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ये जो 11वां भाव है ये छठे भाव से छठा है। तो ये उसका एक उच्चतर स्तर भी माना जाता है परेशानियों का। जैसा कि मैंने बताया कि हर भाव का एक सकारात्मक पक्ष भी है, नकारात्मक भी है, उसके कई आयाम है, कई डायमेंशन है। तो 11वें भाव का स्वामी भी बन रहा है। अब इसके कारण ये 3 भाव, छठा, 8वां और 12वां, जुपिटर के कारण, क्योंकि ज्योतिष का नियम है कि जिस भाव में जो प्लेनेट बैठा है वो सबसे प्राइम है। तो जुपिटर बैठा है, तो जुपिटर ने किसको किसको एक्टिवेट कर दिया? क्योंकि छठा भाव एक्टिवेटेड है, 8वें और 11वें को। इसके अलावा जुपिटर की जहां जहां दृष्टि जाती है उन भावों को भी देखना। तो यहां से दृष्टि 10वें भाव पे भी जाएगी और दूसरे पे भी जाएगी। पर अभी हम यहीं तक सीमित रहते हैं, फिर आगे देखते हैं। अब जुपिटर ने किया क्या? अब ये ऋण, रोग, शत्रु भाव में बैठा है, और जो षड्यंत्र है, जो भयंकर पीड़ाएं हैं, उनके भाव का, 8वें भाव का स्वामी है। तो इसने किया क्या? अब देखिए, 22 अप्रैल 2025 को, जिस दिन ट्रांजिट उसका था, जिस दिन ये घटना हुई, उस दिन का जो ट्रांजिट है, उस ट्रांजिट में हम देखें तो जुपिटर लग्न में ही बैठा हुआ है। ये देखिए, 2 नंबर हमारा लग्न है, और उस दिन लग्न में ही बैठा हुआ है जुपिटर। तो 8वें का स्वामी, 11वें का स्वामी और छठे का वो एक्टिवेटेड ग्रह जो है
वो लग्न में आकर बैठ गया है। तो लग्न को किसने प्रभावित कर दिया? छठे भाव ने भी कर दिया, आठवें ने भी कर दिया, और 11वें ने भी कर दिया। तीन भावों से प्रभावित हो गया है। और जुपिटर वृषभ लग्न के लिए योग कारक ग्रह नहीं है, और इस कारण ये इसको पीड़ा ही देगा। तो वो पीड़ा इसने दे दी, क्योंकि लग्न पर बैठा है। लग्न क्या है? लग्न शरीर है, मैं हूं, मेरा मस्तक है, सब कुछ है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो नेटल चार्ट है, जो मूल जन्म कुंडली है स्वतंत्र भारत की, उसमें लग्न में राहु बैठा हुआ है। तो जब राहु यहां बैठा हुआ है और जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है, तो यहां पे जुपिटर राहु का गुरु चांडाल योग बन गया। गुरु चांडाल योग लग्न में बन गया। और ऊपर से जो बृहस्पति है वो आठवें का स्वामी भी है, पीड़ा का। तो वो परिस्थिति बिगड़ गई। अगली बात क्या है कि जो ये 12वें का स्वामी बन रहा है, उसके कारण ये कुछ लाभ तो देगा, क्योंकि लाभेश भी बन रहा है। लेकिन लाभेश के परिणाम अलग देगा। और लाभ क्या है? लाभ भाव क्या है? आपका फ्रेंड सर्कल है। तो जो भारत के मित्र देश हैं वो भारत का सहयोग करेंगे। जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो भी भारत उसको अलाइन करने की कोशिश कर रहा है, वो पक्ष भी दिखाई दे रहा है। लेकिन आठवें का मालिक होने के कारण वो आठवें वाली पीड़ा भी दे रहा है। अब ये तो हुआ कि बृहस्पति ने अपनी गोचर में क्या प्रभाव दिखाया। इसके आगे एक चीज और भी है। बृहस्पति जब लग्न में बैठ गया तो पांचवी दृष्टि से ये पांचवें भाव को, सातवीं दृष्टि से सातवें भाव को, और नौवीं दृष्टि से नौवें भाव को देख रहा है। तो जुपिटर गुरु ने यहां पहुंचकर पहला भाव एक, पांचवा भाव दो, छठा भाव, क्योंकि ये छठे में बैठा हुआ है जन्म कुंडली में, सातवां भाव चार, सात, आठवां भाव नौ, और 10वां भाव जिस पे दृष्टि है छ, क्षमा कीजिएगा, नौवां भाव जिस पे दृष्टि है छ, और ये सात, एक दो तीन चार पांच छ, और ये लग्न सात। सात जगह सीधा सीधा प्रभाव दे रहा है गुरु, जो कि नकारात्मक भावों का प्रतिनिधि है, छठे का और आठवें का। तो ये घटना हुई। अब राहु के साथ है। राहु क्या है? राहु फॉरेन है, राहु सिस्टम के अगेंस्ट है। तो वो प्रभाव दिया गया था। अब आगे और देखते हैं। छठा भाव क्योंकि जागृत हुआ, एक्टिवेट हुआ, तो छठे भाव के अब स्वामी को देखते हैं। ये है जन्म कुंडली का छठा भाव, तुला राशि है। तो तुला का स्वामी शुक्र ग्रह बनता है। शुक्र ग्रह ये तीसरे भाव में बैठा हुआ है, वीनस। और ये लग्न का स्वामी भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि लग्न का स्वामी, छठे का स्वामी, इन दो भावों का स्वामी तीसरे भाव में बैठा है। तीसरा भाव होता है पड़ोसी का। पराक्रम का तो होता ही है, पड़ोसी का भी। तो जो लग्नेश है वो छठे का स्वामी होकर तीसरे में बैठा है। तो यहां पे ऋण रोग शत्रु का स्वामी होकर पड़ोसी के घर में बैठना, और पड़ोसी हमारे लिए नकारात्मक है, तो यहाँ पे वो समस्या दिखाई दे रही है। और इस नाते ये तीसरा भाव भी एक्टिवेट हो गया, क्योंकि छठे भाव का स्वामी, वो छठा भाव जो इस साल भृगु चक्र पद्धति के अनुसार एक्टिवेटेड है, वो उसका स्वामी यहां पर आ गया। तो ये एक एडिशनल हाउस आ गया। बाकी सारे तो हाउसेस जुपिटर ने पहले ही कवर कर रखे हैं, ये एक एडिशनल हाउस और आ गया। तो ये सीधा सीधा प्रभाव दिखता है। और ये 11वें भाव में बैठा है जिस दिन ये घटना हुई। तो छठे का स्वामी
लग्न का स्वामी 11वें भाव में बैठा है। 11वां भाव भावात्म भावों की दृष्टि से ये वो भाव है जो समस्याओं को भी दिखाता है हायर लेवल पे। और एक चीज और देखिए, छठा भाव पेंडिंग कर्मा का है, पेंडिंग कर्मा। तो जो छठा भाव है वो जब एक्टिवेट हुआ है तो वहां पे एक पेंडिंग कर्म भी एक्टिवेट हो गया है। वो पेंडिंग कर्म किससे संबंधित है? ये 8वें का स्वामी, यानी कि 8वां भाव, यानी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। तो जुपिटर ने एक्टिवेट होकर और वहां बैठकर तो पेंडिंग कर्म बता दिया एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का है। भारत और पाकिस्तान का झगड़ा ही एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का है। भारत कहता है पीओके हमारा है, पाकिस्तान कहता है हमारा है, जबकि वास्तव में पाकिस्तान भी हमारा है। तो वो जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, 8th हाउस है, उसका डिस्प्यूट फ्रंट पे आ गया। और ये 11वां भाव ग्रुप है, विदेश, फ्रेंड सर्कल है, इंटरनेशनल कम्युनिटी आ गई यहाँ पे। कंटेक्स्ट अगर हम देखें तो भारत का सपोर्ट करने वाले मित्र देश आ गए, ये सब यहाँ बैठे हैं। और अगर आप वैसे भी देखेंगे तो ये सारे कारक ग्रह बैठे हैं। कारक ग्रह क्यों है? क्योंकि जो बुध है वो 5वें का स्वामी है, जो शुक्र है वो लग्न का स्वामी है, शनि 9 और 10 दोनों का स्वामी है, राहु 10वें का सह स्वामी है, कोलॉर्ड है। तो ये सारे भारत के पक्ष के प्लेनेट दिख रहे हैं, यानी कि 11वें भाव में भारत के प्रति सोचने वाले, भारत के प्रति विचार करने वाले वो ग्रह बैठे हैं, और ये भारत को लाभ देने का प्रयास करेंगे। बहुत स्पष्ट है। अब इससे आगे क्या? अब क्योंकि थर्ड हाउस एक्टिवेट हो गया वीनस के बैठने से, और पड़ोसी ने ही ये षड्यंत्र रचा है, ये हम जानते हैं, पड़ोसी देश ने। तो पड़ोसी देश के षड्यंत्र को अगर देखते हैं तो ये देखिए, नेटल चार्ट में थर्ड हाउस है पड़ोस का, कैंसर साइन है, तो इसका जो मालिक है चंद्रमा, मून, वो वहीं बैठा है। और जिस दिन ये घटना हुई, चंद्रमा केप्रिकॉर्न में बैठा, हमारे धर्म भाव। अब आप देखिए, वो धर्म को पूछकर मारा गया, यहां वो धर्म का संबंध सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि चंद्रमा पड़ोसी देश का जो भाव है उसका स्वामी है। पराक्रम का तो है ही है, लेकिन पड़ोसी देश भी है, पड़ोसी देश का स्वामी भी बन रहा है। पड़ोसी देश का स्वामी चंद्रमा होते हुए ये सीधे सामने हमारे धर्म भाव में प्रवेश कर गया। अब और देखिए मजेदार बात, यहां प्रवेश करने के बाद 8वें भाव का स्वामी जुपिटर, उसका नवा उसकी 9वीं दृष्टि इस पे पड़ रही। तो वो एक नेगेटिव सिग्निफिकेशन वाला प्लेनेट, जो कि चंद्रमा का दोस्त है, और जो कि वृषभ कुंडली के लिए कारक ग्रह नहीं है, उस पर उसका प्रभाव आ गया। दूसरा प्रभाव है मंगल का। मंगल नंबर 1, ये हमारे 12वें भाव का स्वामी है। 12वां भाव क्या है? हर प्रकार के नुकसान का। और 7वें भाव का स्वामी है जो कि मारक भाव है। और तीसरी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो पाकिस्तान का लग्न है 14 अगस्त 1947 का, वो मेष लग्न है, एरीज, जो भारत का 12वां भाव है। तो ये जो मंगल है, ये 12वें भाव का और 7वें भाव का स्वामी होकर व्ययेश भी है और मार्केश भी है, और तीसरे भाव में बैठ गया है, अपनी नीच राशि में बैठ गया है, और वहां से सीधी दृष्टि फिर चंद्रमा को दे रहा है। तो यहां पर नीचत्व के कारण वो सीधा प्रभाव
चंद्रमा को दे रहा है, जो कि नकारात्मक है, क्योंकि जो मंगल है वो अग्नि कारक है, चंद्रमा पानी है, तो वो उसको एक तरह से अस्थिर कर रहा है, तो ये उद्वेलित हो रहा है पानी। मंगल की चौथी दृष्टि छठे भाव में पड़ती है, जो कि हाउस ऑफ एक्टिवेशन है, तो छठे भाव पे मंगल का प्रभाव भी आ गया। तो उस कारण चंद्रमा पर मंगल, बृहस्पति की दृष्टि तो पड़ गई। तीसरी दृष्टि केतु की पड़ रही है पांचवें भाव में बैठकर, जो कि सातवें का सहस्वामी है, कोलॉर्ड है, क्योंकि सातवां भाव स्कॉर्पियो साइन है, तो केतु उसका कोलॉर्ड है। और सातवां भाव मार्केश है, तो केतु का एक मार्केश प्रभाव भी चंद्रमा पर आ रहा है। और केतु और चंद्रमा जब मिलते हैं तो वह चंद्र ग्रहण हो जाता है, यानी कि चंद्रमा अपनी सोचने की शक्ति भी समाप्त कर देता है। तो वो, ये वाकई जो ये घटना की गई है, ये उनके पागलपन का, उनकी अदूर दृष्टि का, उनकी छोटी सोच का परिचायक भी है। तो मंगल, केतु और जुपिटर, जुपिटर यानी बृहस्पति, इन तीनों ने चौथे ग्रह चंद्रमा को अपने अपने प्रभाव दिए, जिसके कारण चंद्रमा धर्म भाव में घुसकर घटना कर गया, क्योंकि किसी दिन की घटना विशेष चंद्रमा के ऊपर निर्भर होती है। अब देखिए कि ये जो सब कुछ हो गया, उसका आगे परिणाम क्या होगा। तो अब आप समझिए, पहला है मिलिट्री विजिलेंस इंटेलिजेंस ऑपरेशन, और तीसरा है मीडिया एंगेजमेंट। अब इसको इस चार्ट से ही समझते हैं। ये ट्रांजिट चार्ट है मिलिट्री। सबसे पहले जो हाउस एक्टिवेट हुआ, हाउस एक्टिवेशन क्या है, सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस की जब एक्टिवेशन हुई तो क्या हुआ, छठे हाउस के एक्टिवेट होने, छठे हाउस में प्रभाव किसका किसका है, एक तो जुपिटर का है, क्योंकि जुपिटर वहां बैठा था। दूसरा किसका है, मंगल का, चौथी दृष्टि पड़ रही है। तीसरा स्वामी होने के नाते जो है वो शुक्र ग्रह का प्रभाव है। अब जो छठा भाव है उसको अगर हम मेदिनीय ज्योतिष से, मंडेन एस्ट्रोलॉजी से देखें, तो छठा भाव नेवी, नेवल मूवमेंट और आर्मी एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट करता है। और अगर आप लोगों ने 22 अप्रैल के बाद की न्यूज को क्रिटिकली फॉलो किया होगा, या नेशनलिस्टिक, पर्टिकुलरली जो नेशनलिस्टिक चैनल्स हैं उनको फॉलो किया होगा, तो आपको पता लगेगा, इफ यू आर एबल टू रीड बिटवीन द लाइंस, कि जो नेवल मूवमेंट्स हैं वो शुरू हो गई हैं। मतलब समाचार यहां तक है कि भारत ने अपनी नेवल शिप्स को डिप्लॉय कर दिया है। तो डिप्लॉय अगर आप मिलिट्री सेंस में समझें, तो ये है कि आप उस घटना विशेष के लिए तैयार हो गए हैं, उसके लिए विशेष कार्रवाई करने के लिए आप सज्ज हैं, उस हर कार्य को करने के लिए आप तत्पर हैं, हर उस कार्य को करने के लिए जो कि सैन्य स्तर पर आवश्यक होता है। तो नेवी की मोबिलाइजेशन को सिक्स्थ हाउस दिखाता है, आर्मी की मोबिलाइजेशन को सिक्स्थ हाउस दिखाता है। आर्मी की मोबिलाइजेशन भी कैसे प्रूव हो जाती है, कि समाचार आया था कि 48 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को क्लोज कर दिया गया है जम्मू और कश्मीर के अंदर। क्लोज करने का मतलब यह है कि वहां पर कोई भी बाहरी पर्यटक नहीं रहे। और उसके बाद जो सेना है उसको फ्री हैंड दे दिया गया है, उनको स्वतंत्र कर दिया गया है कि आपको जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो आप कर सकते हैं देश हित में। क्योंकि भारत सरकार का ये एक रिजॉल्व है, उन्होंने एक तय किया है, प्रण किया है कि इस घटना के दोषियों को उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा।
तो वो सेना स्वतंत्र रूप से कर दी गई है और उसमें नेवी और आर्मी को मोबिलाइज कर दिया गया। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि क्या एयरफोर्स को क्यों नहीं किया, या एयरफोर्स कहां से दिखती है? तो मंडेन एस्ट्रोलॉजी में एयरफोर्स जो है वो नाइन्थ हाउस से देखी जाती है, और नाइन्थ हाउस में ही घटना हुई। तो क्योंकि सिक्स्थ हाउस प्राइम है इस साल के कंटेक्स्ट में, तो ये दोनों चीजें तो पहले एक्टिवेट हो गई है। नाइन्थ हाउस एक्टिवेट होगा तुरंत, लेकिन हो गया है, और वायुसेना भी अपनी अभ्यास में लग गई है। लेकिन वो जो अभ्यास है वो ऐसा नहीं है कि जैसे सेना को कहा गया वो घर घर जाके सबको खंगाल खंगाल के घर देख रही है, जहां भी दोषी दिख रहे हैं या दोषी के रिश्तेदार दिख रहे हैं उनके मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। वो कार्यवाही, उस तरह की कार्यवाही सेना, वायुसेना नहीं करेगी, क्योंकि उनकी कार्यवाही का जो प्रकार है, उसकी जो, उसका जो ढंग है और उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो अलग तरह की है। इसी प्रकार समुद्र के अंदर जो गतिविधियां हो रही हैं उसके लिए नेवल शिप्स अपना कार्य कर रही हैं। तो इसलिए छठे हाउस के प्राइम होने की वजह से नेवी और आर्मी पहले एक्टिवेट हो गई है। वायुसेना एक्टिवेटेड है, लेकिन उसका उस तरह का एक्शन नहीं है जो ऑलरेडी नेवी और आर्मी कर रही है एस्ट्रोलॉजिकली। अब एक चीज और है मंडेन एस्ट्रोलॉजी में जो समझने वाली बात है। तो ये जो, हाँ, अभी हम बात कर रहे थे कि ये जो मोबिलाइजेशन है, मिलिट्री विजिलेंस, वो समझ में आ गया होगा। इंटेलिजेंस एक्टिविटीज, एट्थ हाउस लॉर्ड है जो बृहस्पति है। एट्थ हाउस छुपी हुई रहस्य को जानने की गतिविधियां हैं। तो इंटेलिजेंस की एक्टिविटीज भी ऑलरेडी एक्टिवेटेड हो चुकी है, ये तो हम जानते ही हैं, वो आवश्यक भी होता है। और क्योंकि ये तीसरा हाउस का लॉर्ड है जिसने ये किया, तीसरा हाउस कम्युनिकेशन का भी और तीसरा हाउस हमारे एनिमी का भी है यहां पे इस कंटेक्स्ट में। तो जो लड़ाई वाली एक्टिविटीज हैं वो तो अलग चली रही हैं, उसके मतलब जो वाद विवाद, जो उसकी जो तैयारियां हैं पराक्रम की, वो सब कुछ तो चल ही रहा है। दूसरा पक्ष ये है कम्युनिकेशन का। तो वो जो कम्युनिकेशन है उसको ब्रेक कर दिया गया है। हालांकि जब से मोदी सरकार आई है 2014 से, कम्युनिकेशन ब्रेक तो तभी से है, क्योंकि सरकार का एक रिजॉल्व ये है, एक स्टैंड ये है कि भाई गोली और बातचीत दोनों एक साथ नहीं चल सकती। तो उस कारण वो चीजें बंद हैं। और अब तो ट्रेन्स भी बंद है, मतलब वो जो गेट थे, गेट थर्ड हाउस होता है, वाघा बॉर्डर, अटारी बॉर्डर, ये सब भी बंद हो गए हैं। तो ये जो चीज है ये ऑलरेडी एक्शन में है। थर्ड हाउस की एक्टिवेशन जो हुई है उसके कारण ये सब कुछ दिख रहा है। डिप्लोमेटिक ब्रेकडाउन, ये तो है ही, कम्युनिकेशन बंद है। वैसे भी पाकिस्तान में कोई सरकार नहीं है, जो सरकार है वो सेना ही है। सेना ही सरकार चलाती है या सरकार को अपने इशारों पे चलाती है। तो वहां पर भी कोई लाभ नहीं है वो करने का, कुछ बात करने का। तो इसलिए वो डिप्लोमेटिक ब्रेकडाउन तो ऑलरेडी है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से सुझाव आ रहे हैं कि एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंक्वायरी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, पर वो नहीं है। अच्छा, इंक्रीज्ड मिलिट्री पोस्चरिंग, ये तो अब हो ही जाएगा और हो गया है, ये हम जानते ही हैं। जैसा कि मैंने बताया भी है कि मोबिलाइजेशन ऑफ नेवी एंड आर्मी तो ऑलरेडी हो ही चुका है, एक्शन में है वो लोग। तो अग्रेसिव मिलिट्री पोस्चरिंग हो गई है। और इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट, देखिए वही बात है कि जो 11वां भाव है ये फ्रेंड सर्कल का है, गेन का है, एल्डर्स का है, और कम्युनिटी एक्टिविटीज का है। तो कम्युनिटी एक्टिविटीज तो हम यहां पर यूनाइटेड नेशंस को मान सकते हैं। हालांकि मंडेन एस्ट्रोलॉजी में ये प्रेसिडेंट का, सॉरी, जो 11th हाउस है मंडेन में, ये प्राइम मिनिस्टर का माना जाता है, पार्लियामेंट का माना जाता है, इकोनॉमिक्स एंड टैक्सेशन का माना जाता है ये भाव। तो उस दृष्टि से भी वो गतिविधियां तो शुरू हो ही गई हैं।
इसके अलावा मीडिएशन के अटेम्प्ट तो होंगे ही। चाइना भी आएगा, अमेरिका भी करेगा, कोई ना कोई तो करेगा ही। लेकिन ऑन दी होल जो एज अ नेशन हमारा रिजॉल्व है कि इस बार हम एक तरीके से एक निर्णायक लड़ाई कर रहे हैं आतंकवाद और आतंकवाद के प्रायोजकों के साथ। तो उसका एक बड़ा परिणाम तो आने ही वाला है हमारे सामने, ये निश्चित है। अब देखिए लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन क्या होगा, जुडिशियल रिस्पॉन्स। देखिए, हम ये जानते ही हैं कि अभी पीछे भारतीय जो न्याय व्यवस्था है वो सरकार के प्रश्न ऊपर अनावश्यक प्रश्न कर रही है। अनावश्यक इस दृष्टि से कि कानून बनाना सरकार का कार्य है। न्याय व्यवस्था केवल यह दे सकती है कि वो जो कानून है वो संविधान के रूप में से सही है या नहीं, उसके अतिरिक्त नहीं कर सकती। लेकिन जैसे अभी पीछे उन्होंने कर दिया कि राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर ये कर देना चाहिए, तो आप राष्ट्रपति को नहीं कह सकते। वो फर्स्ट सीजन सिटीजन ऑफ इंडिया है, एक बात। और दूसरी बात, जैसा कि एक वो अधिवक्ता ने ये विषय भी उठाया कि अगर आप राष्ट्रपति से उम्मीद करते हो कि 3 महीने में ये काम हो जाना चाहिए, तो 3 महीने में आप पेंडिंग केस क्यों नहीं सॉल्व कर देते? 3 महीने में पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं पूरी कर देती? तो उस तरह का एक टसल सा है। लेकिन क्या है कि इस विषय में, क्योंकि बात बात पे विरोधी पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है, तो यहां पे वो सरकार के साथ सामंजस्य दिखा रही है, एक चीज। दूसरी, जब हम यहां बात करते हैं लीगल फ्रेमवर्क की, तो लीगल फ्रेमवर्क एट मंडेन लेवल वो एक इंटरनेशनल बॉडी है जो इंटरनेशनल रेगुलेशंस को गवर्न करती है। हमारे विश्व में यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ। ये यूनाइटेड नेशन के कुछ रेगुलेशंस है जिसके अनुसार हर देश को व्यवहार करना होता है। हालांकि वो बात अलग है कि सभी देश उसके नहीं मानते, पर लेकिन वहां से भी कुछ चीजें होने वाली है। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी में चेंजेस, रिस्पॉन्स टू सिक्योरिटी चैलेंज, वो गवर्नमेंट का तो अब यही है, ऑल आउट वॉर है अगेंस्ट टेररिज्म इन दैट रीजन। तो वो तो एक गवर्नेंस का शिफ्ट है ही। वरना एक समय वो भी था जब वो उग्रवादी जो हमारे सैनिकों को मारते थे उसको प्रधानमंत्री आवास में बुलाया जाता था, प्रधानमंत्री उनके साथ हाथ मिलाता था, प्रधानमंत्री उनके साथ भोजन करते थे। तो ये एक अंतर है। डिफेंस पॉलिसी का इवोल्यूशन होगा, बॉर्डर स्ट्रेटेजीज अब बदलेंगी, क्योंकि भारत हर बॉर्डर पे, पाकिस्तान बॉर्डर ले लीजिए, चाइना बॉर्डर ले लीजिए, बांग्लादेश बॉर्डर ले लीजिए, म्यांमार बॉर्डर ले लीजिए, यहाँ पे सब जगह एक कॉन्टिन्यूअस चैलेंज है जब से भारत स्वतंत्र हुआ है 1947। तो ये सरकार जो है उस संदर्भ में अब जो डिफेंस पॉलिसीज है उसको नया रूप दे देगी, और इंटरनेशनल पॉस्चर रिकैलिब्रेशन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप। अब देखिए, जो भारत का जो इंटरनेशनल पॉस्चर रहा है, जो कि विदेश मंत्रालय एक तरह से संचालित करता है या वो रिप्रेजेंट करता है, उसमें देखिए कि डॉक्टर जयशंकर के जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो कितने क्रिस्प, पिन पॉइंटेड और एट टाइम ब्लंट होते हैं। और उसमें कोई किंतु परंतु का कोई स्कोप ही नहीं रहता, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होता उस के अंदर। तो ये जो गतिविधियां हो रही हैं, ये सारी जो गतिविधियां हमारे इसमें हो रही है, ये एक बहुत बड़ा बदलाव दिखाएंगी। और हम एक बहुत बड़े बदलाव की ओर चल रहे हैं। अब एक व्यक्ति के अंदर ये प्रश्न हो सकता है कि ये जो सरकार इतनी भाग दौड़ कर रही है, क्यों कर रही है? क्योंकि घटना कब हुई है? 22 अप्रैल 2025 को। और उस दिन 11वें भाव में कौन कौन था? लग्नेश, दूसरा पंचमेश, तीसरा दशमेश और नवमेश।
1, 5, 9, 10। तो ये जो कुंडली के मेन 159 है, तो 15910 ये इकट्ठे हैं वहां पे। तो 15910 के लॉर्ड क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वन तो रूलर है, नेशन है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है, और देश की जनरल कंडीशन है, लग्न है, क्योंकि उसका लॉर्ड वहां बैठा हुआ है। फिर पंचम का लॉर्ड, पंचम क्या है? एंटरटेनमेंट है, पब्लिक प्लेसेस है, मीटिंग हॉल्स है। मीटिंग हॉल्स, उसका लॉर्ड 11th में बैठा है। फिर नाइन्थ, नाइन्थ क्या है? नाइन्थ है कोर्ट, जुडिशरी, एयरफोर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एयरफोर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसका लॉर्ड 11th में बैठा हुआ है। और 10th का लॉर्ड राहु भी है और सैटर्न भी। तो 10th क्या है? 10th इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। 11th इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड हिज कैबिनेट, इकोनॉमिक्स एंड टैक्सेशंस एटसेट्रा। तो ये 12वां भाव जो एक्टिवेटेड है, क्यों? क्योंकि जो लग्न लॉर्ड है वही 6th हाउस का भी लॉर्ड है, और जिस दिन ये इवेंट हुआ वो सॉरी 11वें भाव में ये एक्टिवेटेड है, क्योंकि 11वें भाव में बैठे थे, जो कि मित्र का भाव है, गेन का भाव है। तो ये एक्टिविटीज चल रही हैं। तो अब निर्णायक लड़ाई, या हमें जो परिणाम है जिसकी हम अपेक्षा कर रहे हैं, वो कब होगा? तो अब हम ट्रांजिट से इसका उत्तर देखते हैं। मैंने क्या बताया था कि ये पेंडिंग कर्मा है। जब ये पेंडिंग कर्मा है, वो एक्टिवेट हुआ है इस साल में, तो जुपिटर जो पेंडिंग कर्मा वाले हाउस से डीपली कनेक्टेड है, वो लग्न में बैठा है। 14 मई को ये ट्रांजिट कर जाएगा सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस किस चीज का होता है? नेशनल ट्रेजर, बैंक, एटसेट्रा। तो ये जब सेकंड हाउस में आएगा, तो सीधे 6th हाउस को फिर से देखेगा। दैट मीन्स ऋण, रोग, शत्रु भाव को री एनर्जाइज कर देगा। वहां से 8th हाउस पे डायरेक्ट आस्पेक्ट डालेगा। 7th एस्पेक्ट 8th हाउस पे आएगा, जो कि उसका खुद का हाउस है, हाउस ऑफ एंसेस्टर प्रॉपर्टी। इंडो पाक डिस्प्यूट, एंसेस्टर प्रॉपर्टी तो है, पीओके। फिर ये 10th हाउस को भी आस्पेक्ट करेगा। तो जब ये 10th हाउस को एस्पेक्ट करेगा, तब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से कोई ना कोई यस निकलेगा, और तब हम वो एक्शन देखेंगे जिसकी हमें उम्मीद है। तो लेट अस होप फॉर द बेस्ट फॉर इंडिया, और वी वांट टू विन ओवर द टेरर, वी वांट टू विन ओवर द एनिमीज। और ये चीज, ये भृगु चक्र पद्धति कितनी सुंदर तरीके से दिखा रही है, ये आप सभी के सामने स्पष्ट है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपसे अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों में शेयर करिए इस चैनल को। और अगर आपकी कोई ज्योतिषीय जिज्ञासाएं हैं, अपनी कुंडली को लेकर कोई विश्लेषण कराना चाहते हैं, या कोई प्रश्न है, तो आप मुझे इस नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।